ये वाला एंगल भी 90 हो जाएगा, क्योंकि स्ट्रेट लाइन के ऊपर एंगल 180 होता है, ये 90 है तो ये भी 90 होगा, ताकि ऐड अप होकर 180 हो जाए। अब इस 90 के ऑपोजिट 5 सेंटीमीटर जो है वो आपके पास हाइपोटेनस निकल आएगा, 3 बेस निकल आएगा, वहां से ये परपेंडिकुलर निकाले और फिर कंप्लीट लेंथ आपके पास निकल आएगी। कंप्लीट लेंथ जब निकल आएगी तो बड़े ट्रायंगल की तरफ चले जाए, 4 और इसको ऐड कर ले, पूरी लेंथ परपेंडिकुलर 6 और यहाँ से सी की वैल्यू निकाल लें। क्या आप सब ये सी पार्ट कर लेंगे खुद? आप लोगों को लगता है आपसे हो जाएगा? यस यस ओके, नाउ कमिंग टू योर डी पार्ट। डी पार्ट के ऊपर आ जाए। इस डी पार्ट में से आपने इस जो अननोन है आपके पास, इस डी की वैल्यू निकालनी है। उसके लिए अगर आप बड़ा ट्रायंगल लें तो ये 10 और 6 पूरा हो जाएगा 16, सिर्फ ये बेस यहाँ से मिसिंग है, अगर वो हमारे पास आ जाए तो हम डी की वैल्यू निकालें। ये बेस निकालने के लिए हम ये छोटे ट्रायंगल के ऊपर पहले चल जाते हैं। 11 और 6 को यूज करते हुए बेस निकालते हैं। 90 के ऑपोजिट 11 है तो हाइपोटेनस हो जाएगा, 6 परपेंडिकुलर हो जाएगा, यहाँ से बेस निकालें। ये बेस आ जाएगी तो बड़े ट्रायंगल के ऊपर चल जाएगा, वहां से डी की वैल्यू बड़ी आसानी से निकलेगी। इस बात का ख्याल रखिएगा कि जब आप क्वेश्चन नंबर 1 के ये चारों पार्ट्स करें तो आपने पहले ट्रायंगल के एजेस को नेम देना है। ट्रायंगल के एजेस को नेम देने के बाद आपने बताना है कि हाइपोटेनस आपके पास ए बी है जो कि 5 सेंटीमीटर है, परपेंडिकुलर क्या है और वो कितने सेंटीमीटर है, वो लिख लेंगे और वो कर लेंगे तो फिर वो ज्यादा तरीके से चल जाएगा और वो ज्यादा आसानी हो जाएगी आप लोगों के लिए। तो कोशिश करिएगा कि पहले आप इसके हर पॉइंट को नेम दे लें, ए बी सी डी ई एफ जी, जो भी नेमिंग करनी है वो नेमिंग कर लें तो काफी आसानी हो जाएगी। सो आई थिंक कि क्वेश्चन नंबर 1 जो है वो आप लोग बड़ी आसानी से खुद कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलते हैं। इफ द डायगोनल ऑफ द स्क्वायर इज 42.5 सेंटीमीटर लॉन्ग, फाइंड इट्स पेरीमीटर एंड द एरिया ऑफ द स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर 2 में करने लगी। दिस इज योर एक्सरसाइज, रिव्यू एक्सरसाइज 10 है आपके पास। हम स्टार्ट करें सर क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में आपके पास क्या कह रहा है कि अगर ये एक स्क्वायर है, स्क्वायर की चारों साइड्स बराबर होती हैं, इसका डायगोनल आपके पास क्या जी 42.5 सेंटीमीटर। अगर मैं एक लेंथ डायगोनल की x कह दूं तो बाकी चारों भी क्या होंगी, x ही होंगी। तो स्क्वायर का हर इंटीरियर एंगल 90 का होता है। 90 के ऑपोजिट आ जाएगा आपके पास हाइपोटेनस ए बी सी डी। तो आप लिख देंगे बाय पाइथागोरस थ्योरम ऑन ट्राइंगल एबीसी। ये जो ट्राइंगल एबीसी है इसके ऊपर हम पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करें तो हमारे पास बनता है 42.5 स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। अब यहाँ से 42.5 का स्क्वायर आपके पास निकला जी 1806.25। एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर ऐड होकर 2x स्क्वायर हो जाएंगे। 2 मल्टीप्लाई और इसको इस तरफ लाके डिवाइड कर लें, इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। जो भी मेरे पास आंसर आया मैंने उसको डिवाइडेड बाय 2 कर दिए, 903.125। 903.125 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। नेक्स्ट स्टेप में स्क्वायर रूट ले लें। स्क्वायर रूट ले लिया मैंने आंसर का, मेरे पास है जी 30.05 इज इक्वल टू एक्स। स्क्वायर रूट लिया तो प्लस एंड माइनस आना था, क्योंकि मेरे पास एक्स लेंथ है तो मैंने प्लस और माइनस नहीं लगाना। ये मेरे पास आ गई है एक्स, और एक्स क्या था, मेरी लेंथ ऑफ द स्क्वायर थी। लेंथ ऑफ ईच साइड ऑफ स्क्वायर, स्क्वायर की हर साइड की लेंथ थी एक्स, लेकिन मैंने क्या निकालना था, पेरीमीटर। तो जी आप यहाँ पे मेंशन करेंगे फर्स्ट पार्ट और लिखेंगे पेरीमीटर। कि स्क्वायर का पेरीमीटर क्या होता है जी, एडिशन ऑफ ऑल लेंथ्स। तो एक्स 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 और एक्स एडिशन करेंगे तो क्या हो जाएगा 4x। 4 इंटू 30.05 मल्टीप्लाई बाय 4 कर दें, 120.20। 120.20 ये आपके पास आ गया है सेंटीमीटर्स में, ये आपके पास निकला है पेरीमीटर। सेकंड पार्ट में आपने निकालना था इसका एरिया। एरिया होता है जी लेंथ का स्क्वायर, लेंथ आपके पास है जी लंबाई ज़रब चौड़ाई, x इंटू एक्स हो जाएगा, यानी कि एक्स स्क्वायर हो जाएगा, यानी कि 30.05 का स्क्वायर। तो मेरे पास 30.05 का स्क्वायर ये पड़ा हुआ है, मैं कैलकुलेटर नहीं करी, शॉर्टकट 903.125। ये आगे बस क्या आ गया, एरिया ऑफ द स्क्वायर। सेंटीमीटर था तो स्क्वायर का यूनिट हो जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर, जबकि पेरीमीटर का जो यूनिट है वो सेंटीमीटर ही रहेगा। यहाँ पे आपका क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट हो गया।
टीचर क्वेश्चन नंबर 2 के सेकंड पार्ट जरा प्लीज दिखा दें। सेकंड पार्ट में आपने एरिया निकालना है ना, तो एरिया ऑफ द स्क्वायर क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ, क्योंकि दोनों सेम है तो x इंटू एक्स, या आप स्क्वायर का एरिया का फॉर्मूला वैसे होता है कि लेंथ का स्क्वायर, तो आप लेंथ का स्क्वायर भी ले लें तो 30.05 आपके पास x की वैल्यू थी, उसका स्क्वायर ले 3903.125 आ जाता है। अगर आप कैलकुलेटर से लोगे तो थोड़ा डेसिमल्स में फर्क आ रहा होगा, तो आप देख लीजिएगा, कोई ऐसी मुश्किल वाली बात नहीं है। और कोई सवाल क्वेश्चन नंबर 2 से? अब बिलाल अतीक प्लीज अपना कैमरा ऑन करके बैठे। बिलाल अतीक अपना कैमरा ऑन करके बैठे। क्लास 8 प्लीज टाइम पे ज्वाइन किया करें, वरना फिर आप लोगों को समझ में नहीं आती क्या करना है। अब तक मैं आपको क्वेश्चन नंबर 1 होमवर्क दे चुकी हूँ, क्वेश्चन नंबर 2 मैं सॉल्व कर चुकी हूँ, क्वेश्चन नंबर 3 मैं स्टार्ट करने लगी। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए जी क्या लिखा हुआ है। खैरोल्स ब्रीफ केस हैज अ रेक्टेंगुलर क्रॉस सेक्शन। जो ब्रीफ केस है वो रेक्टेंगुलर शेप का है। The length at the diagonal of the briefcase are 30 centimeter and 37 centimeter. Find the height of the briefcase. सिर्फ वर्ड प्रॉब्लम बना के उन्होंने आपको कंफ्यूज किया, वरना आप शेप के ऊपर देखें बड़ा आसान है कि ये रेक्टेंगल है, इसका डायगोनल है आपके पास, और बेस आपने परपेंडिकुलर फाइंड आउट करना है। तो आई थिंक ये बड़ी आसानी से आप कर लेंगे। 90 के ऑपोजिट हाइपोटेनस आ जाएगा, इसको बेस ने और परपेंडिकुलर निकालें तो आपके पास हाइट ऑफ द रेक्टेंगल, हाइट ऑफ द ब्रीफकेस आ जाएगी। तो मेरे ख्याल से क्वेश्चन नंबर 3 भी आप लोग बड़ी आसानी से खुद कर सकते हैं। टीचर खाली परपेंडिकुलर ही निकालना है। क्वेश्चन नंबर 4 पे आ जाए। 4 देखें, 4 आपको क्या कहता है। A rare stamp in the shape of an equilateral triangle. Equilateral triangle क्या होती है? Shape whose all three sides are equal. एक ऐसी ट्राइंगल जिसकी तीनों साइड्स बराबर होती हैं। तीनों साइड्स बराबर होती हैं तो तीनों एंगल्स भी बराबर होते हैं, और हर इंटीरियर एंगल इक्विलेटरल ट्राइंगल का कितना होता है? 60 डिग्री। FGH है साइड्स 2 सेंटीमीटर। कहता है कि जी आपके पास ही, मैंने स्टार्ट किया जी क्वेश्चन नंबर 4। एक स्टैम्प है, वो स्टैम्प कैसी? इक्विलेटरल ट्राइंगल की शेप की है, जिसकी हर साइड 2 सेंटीमीटर की है। ये आ गया आपके पास, इसकी शेप आ गई, और उन्होंने आपके पास क्या क्या है, फाइंड द परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम F टू GH। F से लेके GH तक का परपेंडिकुलर डिस्टेंस आपने फाइंड आउट करना है। मैं इसको नेम देती हूँ कि जी FGH। ये ट्राइंगल थी FGH, क्योंकि उन्होंने खुद कहा था जो इक्विलेटरल ट्राइंगल है वो कौन सी है? FGH है। साइड्स 2 सेंटीमीटर, उसकी हर साइड कितनी है? 2 सेंटीमीटर। परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकाला है F से GH तक का। तो जब मैं इसका परपेंडिकुलर ड्रॉ करूंगी ना, ये परपेंडिकुलर, तो ये जो लेंथ है ये इक्वल हाफ्स में डिवाइड हो जाएगी। 2 का हाफ कितना हो जाएगा? 1 1, तो ये भी 1 हो जाएगा और ये भी 1 हो जाएगा, 1 सेंटीमीटर, और ये भी 1 सेंटीमीटर। ये लाइन 1 1 की नहीं मैंने लगाई, ये लाइन बता रही कि ये इक्वल हाफ में डिवाइड हो गई। अब ये 90 है, इसको, इस पॉइंट को बेशक O का नाम दे ले, जो भी नाम देना आप इसको नाम दे ले। अब ट्राइंगल FOH में चले जाए, इसके जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है उसको X का नाम दे दें, या FO ही रहने दें। 90 के ऑपोजिट आ जाएगा हाइपोटेनस। हाइपोटेनस स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर, हमारे पास x है, प्लस बेस का स्क्वायर जो कि हमारे पास है जी 1, 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4 इज इक्वल टू x स्क्वायर, प्लस 1 का स्क्वायर 1 नहीं आ जाएगा। ये 4 माइनस 1 इज इक्वल टू x स्क्वायर, 3 इज इक्वल टू x स्क्वायर, स्क्वायर रूट 3 इज इक्वल टू स्क्वायर रूट x स्क्वायर। स्क्वायर रूट 3 कितना होता है? स्क्वायर रूट 3 1.73, 1.73 is equal to x, यानी कि 1.73 is equal to FO। तो ये आपके पास परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकल आया। क्वेश्चन नंबर 4 भी पूरा हो गया। क्लास 8 आप लोगों को आज समझ आ रही है ना? यस। बिलाल अतीक प्लीज अपना कैमरा ऑन करके बैठे। बिलाल अतीक आप अपना कैमरा ऑन रखें। आई होप क्लास 8 के आप लोगों को आज समझ में आ रही है। थोड़ा हम स्पीड अप चल रहे हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि काम आज मुश्किल है, काम आज आसान ही आपके करने वाला ही है। हम कर चुके हैं इस वक्त क्वेश्चन नंबर 1 आपको होमवर्क मिल चुका है, क्वेश्चन नंबर 2 मैंने सॉल्व किया है, क्वेश्चन नंबर 3 आपका होमवर्क था।
4 फिर से मैंने सॉल्व किया, 5 के ऊपर आ गए। A piece of a stained glass in shape of a parallelogram LMNO। हमने क्या ड्रॉ करनी है? पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम क्या होती है? जिसकी ऑपोजिट साइड्स इक्वल होती है लेकिन इंटीरियर एंगल 90 का नहीं होता, ऑपोजिट साइड्स पैरेलल भी होती है। Is such that diagonal LN is a right angle to LM। हम सबसे पहले जो है वो पैरेललोग्राम ड्रॉ कर लेते हैं क्या, ताकि जो राइट एंगल की बात करें वो हमें समझ में आ जाए। जी हम कर रहे हैं जी क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में हमें दिए जी एक पैरेललोग्राम, तो मैंने एक ड्रॉ कर ली है पैरेललोग्राम। ऑपोजिट साइड्स पैरेलल होती हैं और इक्वल भी होती हैं। ट्रायंगल जी एल एम एन और ओ। ये ट्रायंगल इस तरह से है कि सच दैट डायगोनल एल एन, कि ये जो एल एन डायगोनल है ये परपेंडिकुलर इज एट राइट एंगल टू एल एम। ये 90 डिग्री, जो एल एन है ये आपके पास 90 डिग्री का एंगल बन रहा है। ये मैंने तो ठीक से शो नहीं किया, बहरहाल आप यहाँ 90 डिग्री लिख लें। यही कहा उन्होंने कि जो एल एन डायगोनल है वो राइट एंगल पे है एल एम के। इसका मतलब है कि दिस इज योर 90 डिग्री। ये वाला जो एंगल आपके पास बन रहा है ना, ये आपके पास 90 डिग्री का है। टीचर ये 90 डिग्री एल लग एम तो नहीं इज रहा? योर 12 सेंटीमीटर, एम एन इज 15 सेंटीमीटर। फाइंड एरिया ऑफ अ स्टेन्ड ग्लास। आपने स्टेन्ड ग्लास का एरिया टीचर फिर एंड यानी कि पॉइंट पे भी पैरेलल 90 आपने क्या निकालना डिग्री है। होएगा। जी दोबारा बोलिएगा। टीचर एंड पॉइंट पे भी 90 डिग्रीज होएगा। एक मिनट मुझे है ना आपकी बात नहीं समझ में आ रही। एक मिनट आपको रुकना पड़ेगा। जी अपना सवाल दोबारा रिपीट करें। टीचर ये आपने 90 डिग्री पूरा एल पे नहीं होगा? 90 डिग्री पूरे एल पे क्यों होगा? उसने कहा कि जो डायगोनल एल एन है, यही लिखा हुआ है ना कि एल एन और एल एम इन दोनों के दरमियान एंगल 90 डिग्री है, एल एन और एल एम के दरमियान। तो ये मेरा एल एन है, ये मेरा एल एम है, इन दोनों के दरमियान एंगल 90 डिग्री का है। ओके। एल एम आपके पास 12 सेंटीमीटर आ गया, एम एन 15 आ गया। फाइंड एरिया ऑफ पैरेललोग्राम का एरिया निकालने का फॉर्मूला क्या होता है? क्लास 8 सब कुछ भूल गए हैं? इतनी डिटेल में हमने ये शेप्स पढ़ी थी। बहरहाल मैं आपको भी ये टाइम दे रही हूँ, आप लोग मुझे एल एन लेंथ निकाल के खुद अपनी अपनी कैलकुलेटर उठाएं और मुझे बताएं कि एल एन लेंथ कितनी आएगी। अपने अपने जो है कैलकुलेटर्स उठाएं और मुझे बताएं कि एल एन लेंथ कितनी आएगी। जी क्लास 8 एल एन लेंथ आ गई। क्लास 8 आप लोगों ने मुझे एल एन लेंथ निकाल के बतानी है। टीचर मेरी आ गई है 9। टीचर हाँ जी
मेरी 9 आई है, 9 सेंटीमीटर। सही है। 1 मिनट में चेक कर लूँ जरा। हाँ जी, 9 नहीं आनी है। बिलाल अपना कैमरा ऑन ही रखे। टीचर ऑन ही है कैमरा। मुझे वैसे अभी शो हुआ है आपका कैमरा ऑन, पहले नहीं हो रहा था। मैंने बहुत देर का किया हुआ है, जब आपने पहले कहा था। जी हाँ जी, अब आप लोग मुझे बता सकते हैं कि हमने एरिया पैरेललोग्राम का एरिया कैसे निकलता है? क्लास 8 पैरेललोग्राम का एरिया कैसे निकलता है? टीचर एरिया इज इक्वल टू बेस इनटू हाइट। वो तो रेक्टेंगल का एरिया नहीं आ जाएगा? यस। गौर से सुने, जो आपका फर्स्ट पार्ट है ना, जो जो भी इस सवाल का आंसर है उसमें निकालना है कि जी एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। जो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम होता है ना, वो आपके पास बेस इनटू हाइट ही होता है। लेकिन इस हाइट में एक प्रॉब्लम होती है। जब हम सिंपल पैरेललोग्राम अगर मैं ड्रॉ करूँ ना और मैंने इसका एरिया निकालना हो, तो ये बेस और हाइट होती है परपेंडिकुलर डिस्टेंस। हाइट आपके पास क्या होती है? परपेंडिकुलर डिस्टेंस। अगर आप बेस ले रहे हैं ना तो आपको परपेंडिकुलर डिस्टेंस से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो ये आपको क्या करना पड़ता है? परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है। क्योंकि ये आपने 90 डिग्री ड्रॉ कर लिया है और तो ये आपके पास निकला है परपेंडिकुलर डिस्टेंस, जो कि आपके पास निकला है 9 सेंटीमीटर। तो जब आप ये लिखेंगे ना, a इज इक्वल टू बेस आप लेंगे अपनी 12 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई बाय 9। क्यों? क्योंकि आपने बेशक आप यहाँ पे मेंशन कर दें कि दैट, या बेशक ये ना लिखें, एरिया लिख दें दैट बेस मल्टीप्लाई बाय परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है। परपेंडिकुलर क्या होता है जी? डिस्टेंस होता है। तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस पहले आपने एल एन जो है वो 9 सेंटीमीटर, वो वाली वर्किंग आपने यहाँ सारी करनी है कि आप लोगों ने कैसे निकाली है एल एन, दैट 15 स्क्वायर माइनस 12 करेंगे तो 81 आपके पास आ जाएगा, जिसका स्क्वायर रूट लेने से आपके पास क्या आता है? 9 आ जाता है। यहाँ से आपने वो परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकाला। फिर आपने यहाँ लिखना है कि जी 12 मल्टीप्लाई बाय 9 करेंगे तो एरिया आपके पास 108 सेंटीमीटर स्क्वायर आता है। बात समझ में आई है? रेक्टेंगल का भी बेस इंटू हाइट ही होता है, लेकिन रेक्टेंगल का हर इंटीरियर एंगल होता ही 90 डिग्री का है। तो इसमें हमें हाइट वहां पे परपेंडिकुलर डिस्टेंस नहीं कहना पड़ता, क्योंकि पैरेललोग्राम में हमारा इंटीरियर एंगल 90 डिग्री का होता ही नहीं, इसलिए हमें वहां पे जाके पहले परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालना पड़ता है। यहाँ पे उसने इसीलिए उन्होंने आपको जो है वो एंगल 90 डिग्री का दे दिया, ताकि आप लोगों को पता चले कि ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस ही है, आप लोग यहाँ पे कंफ्यूज ना हो जाए। तो ये बात याद टीचर रखें। दोबारा समझा दे। दोबारा टीचर हम देखें। 12 और 15 ही ले सकते हैं? नहीं, आप 12 और 15 नहीं ले सकते। जो पैरेललोग्राम का एरिया होता है ना, वो आपके पास बेस इंटू हाइट ही होता है, लेकिन हाइट यहाँ पर जो है वो परपेंडिकुलर होनी चाहिए। हाइट यहाँ पे परपेंडिकुलर होनी चाहिए। लेकिन आप अगर 15, अगर आप 12 बेस ले लें तो 15 आपके पास परपेंडिकुलर तो नहीं है, तो आपको परपेंडिकुलर डिस्टेंस लेना पड़ता है। तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस, क्योंकि ये 90 डिग्री है तो ये हमें परपेंडिकुलर डिस्टेंस मिलता है, इसलिए हमने पहले ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकाला है ताकि हम एरिया में जाके इन दोनों को मल्टीप्लाई कर सकें। 12 और 9 को मल्टीप्लाई करें 108 आ जाएगा, ये आपके पास निकला आएगा एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। अब क्वेश्चन नंबर 6 के ऊपर आ जाए। क्वेश्चन नंबर 6 देखें, अ फ्लोर टाइल इज इन शेप ऑफ अ रोम्बस। किस शेप में है वो? रोम्बस की शेप में है। रोम्बस क्या होती है? एक ऐसी साइड, एक ऐसी शेप जो 4 साइडेड क्लोज ही होती है,
जिसकी चारों साइड आपस में इक्वली होती है लेकिन इंटीरियर एंगल 90 डिग्री का नहीं होता। रोम्बस और स्क्वायर एक जैसे ही होते हैं, लेकिन स्क्वायर में चारों एंगल 90 डिग्री का होते हैं, लेकिन रोम्बस में नहीं होते। है साइड्स ऑफ 52 सेंटीमीटर, यानी कि उसकी हर साइड 52 सेंटीमीटर है, और डायगोनल आपके पास कितना है जी 48 सेंटीमीटर। फाइंड लेंथ ऑफ अदर डायगोनल, आपने दूसरे डायगोनल की लेंथ फाइंड आउट करनी है, एंड एरिया, और आपने क्या निकालना है, एरिया निकालना है। अब आ जाए जी क्वेश्चन नंबर 6 पे। सबसे पहले आपने ड्रॉ की एक रोम्बस। रोम्बस की चारों साइड्स इक्वल होती हैं लेकिन पैरेलल होती हैं, वो आपस में 90 डिग्री का एंगल नहीं बनाती। रोम्बस की हर साइड कितनी है जी 52 सेंटीमीटर की है, क्योंकि चारों साइड्स बराबर हैं तो हर साइड हो जाएगी 52 सेंटीमीटर। जो डायगोनल है रोम्बस का, जो डायगोनल है, एक डायगोनल की लेंथ कितनी है जी 48 सेंटीमीटर। आपने बताना है कि अगर मैं दूसरा डायगोनल ड्रॉ करूं तो इस डायगोनल की लेंथ आपके पास क्या होगी। इस बात को, इस शेप को डिस्कस करने से पहले मेरे पास ये पुरानी बुक पढ़ी है, यहाँ से मैं आपको ना रोम्बस की कुछ बातें बताने लगी, वो आपको इसमें यूज करनी पड़ेंगी, क्योंकि आपको प्रीवियस चीजें भूल गई हुई, इसलिए मैंने ये निकाल लिया बुक ताकि आप लोगों को याद आ जाए। ये आपके पास रोम्बस लिखी हुई है। रोम्बस में आपको क्या बताते हैं, देयर आर टू पेयर ऑफ पैरेलल साइड्स, ये पैरेलल साइड्स होती हैं। ऑल फोर साइड्स आर ऑफ सेम लेंथ, चारों की चारों साइड्स की लेंथ सेम होती है। ऑपोजिट एंगल्स आर इक्वल, यानी कि जितना ये एंगल होता है ये एंगल, जितना ये एंगल होता है ऑपोजिट एंगल्स इक्वल होते हैं। डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर एट राइट एंगल, ये पॉइंट है जिसकी वजह से मैंने ये बुक खोली है कि जो डायगोनल्स हैं वो क्या करते हैं, राइट आपने एक दूसरे को 90 डिग्री के ऊपर मिलते हैं। तो ये जो डायगोनल मिलेंगे ये किस एंगल पर मिलेंगे, 90 डिग्री के एंगल पर मिलेंगे। और दूसरा पॉइंट उसने क्या लिखा है कि डायगोनल बाइसेक्ट द इंटीरियर एंगल, ये आपके मतलब का नहीं, सिर्फ आपके मतलब की बात क्या थी कि जो डायगोनल है वो एक दूसरे को 90 डिग्री के एंगल के ऊपर कट करते हैं। आई होप आप लोगों को रोम्बस की जो पॉइंट मैंने आपको समझाना थे आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि जो दोनों डायगोनल हैं उन दोनों डायगोनल की लेंथ डिफरेंट होती है। इन दोनों डायगोनल जो है वो 90 डिग्री के ऊपर एक दूसरे को क्लास 8 आप सब मेरी बात सुन रहे हैं? यस मुझे लगता है आप लोगों के ना काम ज्यादा हो गया, तो आप लोग 6 और 7 को कल तक के लिए पेंडिंग कर दें। पता नहीं आप लोगों को समझ में आ रही है या नहीं आ रही मेरी बात। ये 5 वाला दोबारा समझा दें। क्वेश्चन नंबर 5 उन्होंने क्या कहा, अ पीस ऑफ अ स्टेन्ड ग्लास इज इन द शेप ऑफ अ पैरेललोग्राम। तो क्वेश्चन नंबर 5 में सबसे पहले आपने पैरेललोग्राम ड्रॉ कर ली LMNO, और मैंने सबसे पहले यही किया था कि मैंने क्वेश्चन नंबर 5 में एक पैरेललोग्राम ड्रॉ कर ली थी LMNO। उसके बाद उन्होंने क्या कहा था, दैट LN इज राइट एंगल टू LM। LN और LM दोनों 90 डिग्री के एंगल पे है, तो ये LN और LM दोनों के दरमियान कितने एंगल है, 90 डिग्री के एंगल है। फिर उसने आपको बताया कि LM जो है वो 12 सेंटीमीटर है, MN 15 सेंटीमीटर, LM 12 है, LM 12 आ गया, और MN कितना है जी 15 सेंटीमीटर है। आपने एरिया ऑफ पैरेललोग्राम फाइंड आउट करना है। एरिया ऑफ पैरेललोग्राम का फॉर्मूला होता है जी, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम का फॉर्मूला होता है कि बेस इनटू हाइट, लेकिन यहाँ पर हाइट जो होती है ना वो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है। तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस के लिए तो ये आपके पास 90 डिग्री है, तो ये आपके पास परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, ये बेस आ गई, तो बेस का आगे परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालने के लिए पहले आप ये गए LMN ट्राइंगल पे, आप ट्राइंगल LMN के ऊपर गए, 90 के ऑपोजिट आपने हाइपोटेनस लिया, हाइपोटेनस स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर जो आपके पास x था प्लस बेस स्क्वायर जो आपके पास 12 था, 15 स्क्वायर माइनस 12 स्क्वायर किया इज इक्वल टू x स्क्वायर, 81 इज इक्वल टू x स्क्वायर, 9 इज इक्वल टू x। यहाँ से परपेंडिकुलर डिस्टेंस आपके पास आ गया 9। फिर आपने लिखा है कि जी एरिया ऑफ पैरेललोग्राम इज इक्वल टू बेस इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। बेस आपने ली 12, परपेंडिकुलर डिस्टेंस लिया 9, और मल्टीप्लाई करके आंसर कितना आ गया 108। ये वाली वर्किंग जो थी ना ये मैंने आप लोगों से करने को कही थी, इसलिए मैंने अपनी कॉपी पे शो नहीं की। सबसे पहले डायग्राम बनाएंगे आप, डायग्राम के बाद ये काम करेंगे, उसके बाद आप ये वाले काम पे आ जाएंगे, एरिया इज इक्वल टू बेस इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस 12 इनटू 9 इज इक्वल टू 108 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये क्वेश्चन नंबर 5 था आपके पास। क्वेश्चन नंबर 1 के चारों पार्ट्स मैंने होमवर्क के लिए दिए हैं, मैंने सी और डी पार्ट की हिंट दी है, जो लोग लेट हैं वो प्लीज यूट्यूब वीडियो में जाके देख लेगा। क्वेश्चन नंबर 2 बड़ा आसान था, और मेरे ख्याल से क्वेश्चन नंबर 2 मैंने करके दिखाया था आप लोगों को। हाँ जी, ये आपके पास है क्वेश्चन नंबर 2।
जिसमें स्क्वायर दिया हुआ था और उसका डायगोनल दिया हुआ था, आपने उसका पेरीमीटर और एरिया निकालना था। फिर क्वेश्चन नंबर 3 का डायग्राम ही आप देख लें, 90 के ऑपोजिट हाइपोटेनस है, बेस है, परपेंडिकुलर आपने निकालना है। कैलकुलेटर से सीधा सीधा 37 स्क्वायर माइनस 30 स्क्वायर करें, जो आंसर आता है उसका स्क्वायर रूट ले लें, आपके पास परपेंडिकुलर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 आपके पास है जी, इक्विलेटरल ट्रायंगल थी। इक्विलेटरल ट्रायंगल क्या होती है? एक ऐसी ट्रायंगल होती है जिसकी तीनों साइड आपस में इक्वल होती हैं और हर इक्वल साइड उसने कहा जी 2 सेंटीमीटर। परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालना है। जब आप परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे एफ से जी एच के ऊपर, ये हमने एफ जी एच बनाई थी, एफ से जी एच के ऊपर जब परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे तो जी एच को 2 बराबर हिस्सों में तकसीम करेगा, क्योंकि टोटल लेंथ 2 थी तो उसने 2 बराबर कितने हिस्से होंगे? 1 और 1। तो आप एफ ओ एच ट्राइंगल में चले गए, वहां से आपने परपेंडिकुलर यानी कि एक्स पाइथागोरस थ्योरम इस्तेमाल करते हुए निकाली। फिर हमने क्वेश्चन नंबर 5 पैरेललोग्राम वाला किया। 6 और 7 अभी भी हमारा पेंडिंग है। 7 पढ़ ले अगर आप लोगों को 6 मुश्किल लग रहा है। फिगर देख लें जी, 90 डिग्री का उसने आपको एंगल दे दिया। गिवन दैट AB is 36, फाइंड BD। आपने सबसे पहले क्या फाइंड आउट करना है? BD। मेरे ख्याल से BD आपने निकाल सकते हैं। अगर आप ABD ट्रायंगल के ऊपर जाएं, ABD ट्रायंगल के ऊपर जाएं तो आप हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर करें ना। मैं इसको फटाफट करके दिया है, देगा 48 स्क्वायर प्लस 48 स्क्वायर प्लस आ जाएगा 36 स्क्वायर, और जो आंसर आएगा आप उसका ले लेंगे स्क्वायर रूट। तो ये आपकी मेरे पास BD लेंथ निकल रही है जी 60 सेंटीमीटर। तो ये मेरा फर्स्ट पार्ट मैंने खुद ही सॉल्व कर लिया, 60 सेंटीमीटर आ गया। गिवन दैट BC इज 87, ये 87 आ गया, 63 आ गया। और ये आपने बताना है कि जी BDC ये जो ट्राइंगल है ये राइट एंगल है या नहीं है। शो दैट इट इज अ राइट एंगल ट्राइंगल। अगर हमने देखना हो कि ये राइट एंगल ट्राइंगल है या नहीं है, तो बिलाल अतीक आप मुझे बता सकते हैं हमें कैसे पता चलेगा कि ये राइट एंगल ट्राइंगल है या नहीं है? 10C का सवाल आ गया। ये किसी भी ट्राइंगल को चेक करना हो कि वो राइट एंगल है या नहीं है, तो हम क्या करते हैं बिलाल? बिलाल आर यू देयर? अगर आपने किसी ट्राइंगल को चेक करना हो कि वो राइट एंगल ट्राइंगल है या नहीं है, तो आप क्या करते हैं? टीचर मैं बताऊं? मेरी सुमैमा अब्दुल कुदूस ने बताना है। जब हम पाइथागोरस थ्योरम करते हैं और हम अप्लाई करते हैं, हाइपोटेनियस हम लेते हैं। अगर दोनों अगर बेस और परपेंडिकुलर को प्लस करके हाइपोटेनियस वाली वैल्यू आ जाए, अगर दोनों साइड सेम हो तो इसका मतलब हमारी ट्रायंगल जो है वो 90 डिग्री है। ठीक है, ये BDC में आप हाइपोटेनस लेंगे किसको? टीचर मैं बताऊं? उमायमा, BDC ट्राइंगल में हम हाइपोटेनस लेंगे किसको? 63 को। 63 को क्यों लेंगे? 63 DC को, क्यों 63 क्योंकि को क्यों बड़ी है। लेंगे? 87 नहीं बड़ा होता 63 से? हाँ ठीक है 87। 7 को लेंगे हाइपोटेनस, जिसको मर्जी परपेंडिकुलर लें, जिसको मर्जी बेस लें, तो यह लेगा 60 स्क्वायर प्लस 63 स्क्वायर। तो जी मैंने किया है जी 60 स्क्वायर प्लस 63 स्क्वायर। मेरे पास आंसर है जी 7569। 7569 यहाँ से मैं 87 का भी स्क्वायर लेने लगी हूँ, तो वो भी मेरे पास 7569 आ गया, क्योंकि मेरे पास 7569 और ये भी 7569 दोनों साइड इक्वल आ जाएंगी। तो मैं लिख देती हूँ जी हेंस ट्राइंगल BCD इज ए राइट एंगल ट्राइंगल। टीचर ये राइट एंगल का एंगल डी पे बनेगा नीचे हाँ की जी, तरफ। तो आपने 87 को लिया हाइपोटेनस, तो ऑपोजिट क्या आ जाएगा? ये तो आपके पास राइट एंगल एट D आ जाएगा। इसका मतलब हमने क्वेश्चन नंबर 7 भी कर लिया, सिर्फ हमारा क्या रह गया? क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 हमने करना है, तो हम कर लेंगे इंशाल्लाह, परेशानी वाली कोई बात नहीं है, हम क्वेश्चन नंबर 6 लाजमी कर लेंगे। टीचर आगे क्वेश्चन नंबर 8, 9, 10 भी करने हैं? नहीं 8, 9, 10 इनमें से कोई सवाल नहीं करना, ना 8 करना है, ना 9 करना है, ना 10 करना है। सिर्फ हमारा चैप्टर 10 का क्वेश्चन नंबर 6 रह गया। आप जी चैप्टर टीचर नंबर आपने 10 किसकी वर्किंग? वर्किंग की है वो जरा शो कर देंगे अभी लास्ट पार्ट की अपनी बुक पे। थैंक यू। ये जो 60 मैंने निकाला, मैंने उसकी वर्किंग नहीं शो की है, मैंने सिर्फ ये सेकंड पार्ट की वर्किंग शो की है।
ये जो BD निकालना है फर्स्ट पार्ट में से, मेरे ख्याल से वो तो आप लोग खुद कर ही लेंगे ना। अब आप लोगों ने क्लास 8 मुझे बताना है कि चैप्टर नंबर 10 में क्वेश्चन नंबर 6 के अलावा कोई और मसला है। पूरे चैप्टर नंबर 10 में रिव्यू एक्सरसाइज 10 के क्वेश्चन नंबर 6 के अलावा कोई और प्रॉब्लम जो हमारी रह गई हो। टीचर मुझे 10C में है। पूछें क्या प्रॉब्लम? यस टीचर, ये ना मैंने पूछना है क्वेश्चन नंबर 1 का ये सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट यस। DEF ट्राइंगल है जिसमें DE 24 है, EF 27 है और DF 21 है। आपने बताना कि राइट एंगल है या नहीं है। तीनों साइड्स दी में, तीनों में से किसको आप हाइपोटेनस लेंगे? EF 27 को आप हाइपोटेनस ले लेंगे। तो 27 स्क्वायर इज इक्वल टू 21 स्क्वायर प्लस 24 स्क्वायर करें ना। मेरे पास 21 स्क्वायर प्लस 24 स्क्वायर आ रहा है 1017 आ रहा है, और ये मेरा 27 के स्क्वायर 729 आ रहा है। मेरी लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल नहीं आ रही, तो मैंने कहा कि जी नो दिस ट्राइंगल इज नॉट ए राइट एंगल ट्राइंगल, क्योंकि मेरी साइड्स ही बराबर नहीं आ रही। बात खत्म। टीचर इसमें हमने सबसे पहले जो है वो 27 स्क्वायर लेना है और फिर इज इक्वल टू डाल के बाकी दोनों के स्क्वायर्स लेने हैं हाँ जी, और उन्हें ऐड करके फिर जो अगर नहीं इक्वल आई फिर होगा इस तरह। जी क्लास 8 आप में से किसी और को पूरे चैप्टर 10 में रिव्यू 10 डाल के उसका क्वेश्चन नंबर 6 के अलावा चैप्टर नंबर 10 में कोई और प्रॉब्लम है तो आज डिस्कस कर लें। आज के बाद चैप्टर नंबर 10 की डिफिकल्टी सॉल्व नहीं होगी। सोच लें चैप्टर नंबर 10 की कोई डिफिकल्टी जो आप लोगों को लगता है हमें हमें करनी है। टीचर ये 10B का एक और क्वेश्चन है 5। क्वेश्चन नंबर 5। Mr. Lee buys 30-inch television. The height of the screen is 18 inches. Given that television screen are measured across the diagonal. तो सबसे पहले आप एक टेलीविजन ड्रॉ कर लें। ये टेलीविजन मैंने ड्रॉ कर लिया है। 30 इंच का टेलीविजन है, इसका मतलब है कि ये जो डायगोनल की लेंथ है वो कितनी है जी 30 इंचेस है, और द हाइट ऑफ द स्क्रीन इज 18 इंचेस। ये भी इंच में है, ये भी इंच में है। आपने बताना है कि हाउ वाइड इज द स्क्रीन। ये विड्थ निकालनी है, इसको करें डी स्क्वायर माइनस 18 स्क्वायर करें, स्क्वायर रूट ले लें, पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करें, अपने आप आ जाएगा फातिमा। हाइपोटेनस स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर करें। ये ऐड और इधर आके माइनस हो जाएगा। ये मेरे ख्याल से क्वेश्चन नंबर 5 भी बड़ा आसान है। क्लास 8 2 मिनट रह गए क्लास ओवर होने में। अगर आप लोगों ने कोई और सवाल पूछना है चैप्टर नंबर 10 की डिफिकल्टी से अकॉर्डिंग तो आप प्लीज पूछ लें। क्लास 8 इसका मतलब है कि आपको चैप्टर नंबर 10 में कोई प्रॉब्लम नहीं है। Yes. मैम अब्दुल कुद्दूस चैप्टर नंबर 10 में कोई प्रॉब्लम है तो बेटे अभी डिस्कस कर लें। नो टीचर। इसका मतलब है कि जी चैप्टर नंबर 10 आप लोगों को सारा आता है। नेक्स्ट क्लास में इंशाल्लाह हम क्वेश्चन नंबर 6 पूरा करेंगे और उसके बाद हम आ जाएंगे अपने चैप्टर नंबर 11 के ऊपर, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, साइन कॉस टेंजेंट। अब आप लोगों को ये पता चलेंगे ये क्या चीज है। चैप्टर नंबर 11 बहुत आसान है, ज्यादा से ज्यादा यूज कैलकुलेटर का है। टीचर मैंने अभी तक 10B भी पूरी नहीं किया, आपने पूरा चैप्टर ही करा दिया। आपने क्यों नहीं 10B पूरी की? आपको आती है 10B, सिर्फ आपने नीड नहीं की और कोई मसला नहीं। चैप्टर 11 बहुत आसान है, जिसको चैप्टर 10 आता है ना उसको चैप्टर 11 अपने आप आ जाना।
चैप्टर 11 इज वेरी इजी, जिसको चैप्टर है वो अपने आप चैप्टर नंबर 11 कर लेगा, कैलकुलेटर का काम है सारा।